नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार समाजशास्त्र विषय पर नेट सेट जेआरएफ और छत्तीसगढ़ पीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर क्रमांक 6 के भाग 2 पर आधारित इस क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व की कक्षाओं में हमारे द्वारा समाजशास्त्र की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम समाज, उसके बाद समुदाय, फिर समिति के ऊपर व्यापक चर्चा की गई थी। आज समाजशास्त्र की जो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका नाम है समूह, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समूह पर चर्चा करने के लिए या समूह को समझने के लिए मेरे द्वारा 4-5 पॉइंटों का निर्धारण किया गया है, जिसके ऊपर हमारे द्वारा अध्ययन की जाएगी। उसमें सर्वप्रथम समूह का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात समूह की सामान्य विशेषताएं क्या होती है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसी बीच में समूह की जो परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ समूह निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं, एक अमेरिकन समाजशास्त्री जिसका नाम है मर्टन, उन्होंने कौन कौन सी दशाएं बताई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात लास्ट में समूहों का वर्गीकरण विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कैसे कैसे किया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में समूह का 2 वीडियो मेरे द्वारा और बनाया जाएगा, जो कि समूह के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए आवश्यक है, तो उसको आने वाले समय में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। समूह की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं सामान्य अर्थ। तो जैसा कि पूर्व कक्षाओं में हमने देखा कि समाज, समुदाय और समिति समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा में से एक है, ठीक वैसे ही समूह भी समाजशास्त्र की एक प्रमुख महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। जैसा कि मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है, तो सामाजिक प्राणी के रूप में उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं रहती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो नित्य नए समूहों का निर्माण करता है और इन समूहों के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है। तो इसको परिभाषित करते हुए मैकार्वर पेज कहता है कि समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिनके बीच में आपस में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। ठीक उसी को परिभाषित करते हुए आगबन अनिमकाव कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसे समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्टेज में या आदिम समुदाय या आदिम जनजीवन के समय में समूह जो होती थी वो कम होती थी, लेकिन वर्तमान आधुनिक सभ्य समाज में समूह की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये है सामान्य अर्थ और उससे संबंधित परिभाषाएं। अब देखते हैं समूह की विशेषताएं। समूह की विशेषताओं में जैसे उनकी परिभाषा में हमने देखा कि सर्वप्रथम व्यक्तियों का समूह होना अनिवार्य है, कि समूह निर्माण के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने के पश्चात एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करेंगे, तो समूह का निर्माण होगा। दूसरा, जब समूह का निर्माण होगा तो उनके बीच उनके उद्देश्य को या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी जो सदस्य रहेंगे समूह का, उनके बीच में आपस में कार्य का विभाजन होगा कि संबंधित व्यक्ति ये काम करेगा और दूसरा व्यक्ति ये काम करेगा, थर्ड पर्सन ये काम करेगा। इस टाइप से उनके बीच में कार्य का विभाजन पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त समूह की अन्य विशेषताओं में एक सामान्य लक्ष्य है या सामान्य रुचि पाई जाएगी। ठीक है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्य आपस में मिल बांट करके बैठ करके काम करेंगे। इसके अतिरिक्त समूह के एक सामूहिक आदर्श होंगे, जिसका पालन समूह के प्रत्येक सदस्य को करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समूह में स्थायित्व की भावना पाई जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि स्थायित्व की भावना हो, इसके साथ साथ कुछ समूह अस्थायी भी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है समूह की जो विशेषता है उसमें समूह में स्थायी भी हो सकती है और समूह अस्थायी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताओं में समूह में जो सदस्य रहेंगे उनके बीच में आपस में जागरूकता पाई जाएगी एक दूसरे के प्रति। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है समूह के, जिसको हमको याद रखना है। एक तो सर्वप्रथम व्यक्तियों का समूह होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों का होना अनिवार्य है।
दूसरा चीज, समूह के जितने भी सदस्य होंगे उनके बीच आपस में कार्य का विभाजन पाया जाएगा कि कोई भी कार्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, ये कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, ये कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान के चलिए हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं, तो परिवार में क्या है, प्रत्येक सदस्य का कार्य डिसाइडेड रहता है कि पिता द्वारा ये काम किया जाएगा, माता द्वारा ये काम किया जाएगा, बच्चे द्वारा ये काम निर्धारित, ये काम किए जाएंगे। ऐसे सभी लोगों का क्या है, कार्य निर्धारित रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्य विभाजन। दूसरा, समूह के सभी सदस्यों के एक सामान्य लक्ष्य रहेंगे और सामान्य रुचि रहेगी, जिसका क्या है, पूर्ति सभी लोग मिल करके एक साथ करेंगे। इसके पश्चात एक सामूहिक आदर्श रहेंगे समूह के, जिसका पालन या उसका अनुसरण समूह के प्रत्येक सदस्य को करना अनिवार्य होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त स्थायित्व एवं अस्थायित्व, माने समूह का जो विशेषता है वो स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। समाज के अंदर कुछ समूह जो है स्थायी रहते हैं और कुछ समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान कर चलिए, जैसे परिवार एवं नातेदारी जैसे समूह हैं, वो क्या है, स्थायी रहता है, वो कंटिन्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहता है। लेकिन कुछ समूह, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रोड में जा रहे हैं और रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसको देखने के लिए एक भीड़ एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक समूह रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं, जिससे उस समूह का विघटन हो जाता है। तो ऐसे बनने वाले जो समूह रहेंगे वो अस्थायी रहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो अन्य विशेषता है वो जागरूकता, माने कहने का मतलब समूह के सदस्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति जागरूकता पाई जाएगी। ये समूह की विशेषताएं होंगी। अब एक अमेरिकन समाजशास्त्री है जिसका नाम है मर्टन। मर्टन ने समूह के निर्माण की आवश्यक दशाएं बताई है और इस आवश्यक दशाओं में तीन महत्वपूर्ण पॉइंटों को रखा है। एक तो सर्वप्रथम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना और उनके बीच दूसरी जो आवश्यक दशा है उसमें आपस में सामाजिक संबंध का होना, और तीसरा जो उनके अनुसार, मर्टन के अनुसार, समूह के प्रति हम की भावना होना अनिवार्य होता है। ऐसा कहना मर्टन का है। माने मर्टन के अनुसार समूह निर्माण के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यक दशाएं हैं। वो कौन कौन सा? एक तो सर्वप्रथम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के होने के पश्चात उनके बीच सामाजिक संबंध का बनना, और सामाजिक संबंध के बनने के पश्चात उन जो व्यक्ति रहेंगे उनके बीच में समूह के प्रति हम की भावना होना अनिवार्य है। यदि ये तीनों जो दशाएं हैं उसकी पूर्ति करती है तो उसको मर्टन के अनुसार समूह के नाम से जाना जाएगा। तो ये आवश्यक दशाएं हैं। अब देखते हैं समूहों का वर्गीकरण। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है, बंटवारा किया है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो समूह का वर्गीकरण है वो है सामाजिक संबंध के आधार पर। सामाजिक संबंध के आधार पर अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। उन्होंने 1909 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने सामाजिक संबंध के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया और 2 भाग में समूहों का बंटवारा किया। एक तो प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह से आशय चार्ल्स कूले के अनुसार ऐसे समूह से रहता है जिसमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और हम की भावना पाई जाती है। माने चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूह जिसमें आपस में घनिष्ठ संबंध और हम की भावना होना अनिवार्य है, ये प्राथमिक समूह होता है चार्ल्स कूले के अनुसार। और ऐसे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं होता उसको द्वितीयक समूह के नाम से जाना जाता है चार्ल्स कूले के अनुसार। ये आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें प्राथमिक समूह के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैं IMP के दृष्टिकोण से रखा हूँ। इसमें से बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं और इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इससे संबंधित चार्ल्स कूले का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आने वाले वीडियो में चर्चा की जाएगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा वर्गीकरण स्थायित्व के आधार पर किया गया है। स्थायित्व के आधार पर माने ऐसा समूह जो लगातार चलती है, जिसका विघटन नहीं होता, वो स्थायी कहलाएंगे, और ऐसे समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाते हैं वो अस्थायी कहलाते हैं। तो स्थायित्व के आधार पर समाजशास्त्रियों द्वारा समूहों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो स्थायी समूह और दूसरा अस्थायी समूह।
इन दोनों के बीच में एक समाजशास्त्री है बोटोमो, उन्होंने स्थायी समूह और अस्थायी दोनों की विशेषताओं को पूर्ति करता हो तो ऐसे समूह को बोटोमो द्वारा आभासी समूह कहा है, या उसको इंग्लिश में क्वासी ग्रुप कहा है। इसका उदाहरण उन्होंने सामाजिक वर्ग, परिस्थिति वर्ग, आयु वर्ग, लिंग समूह, इन समस्त समूहों को उन्होंने आभासी समूह या क्वासी ग्रुप के नाम से संबोधित किया है। याद रहे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चन किए जाते हैं कि क्वासी ग्रुप या आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो बोटोमो द्वारा दी गई, समाजशास्त्री बोटोमो द्वारा आभासी समूह या फिर क्वासी ग्रुप की अवधारणा दी गई और उसके द्वारा सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह को उन्होंने आभासी समूह के नाम से संबोधित किया है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है हम की भावना के आधार पर, अहम नहीं, हम की भावना के आधार पर। हम की भावना के आधार पर वर्गीकरण करने वाले विद्वान समनर हैं। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेस में, याद रहे हमने पिछली कक्षाओं में संस्था का जब अवधारणा पढ़ा था तो समनर ने अपनी फोकवेस की पुस्तक में संस्था का उद्विकास बताया था और इसी पुस्तक में उन्होंने हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। एक तो अंतः समूह के रूप में और दूसरा बाह्य समूह के रूप में। अंतः समूह ऐसे समूह होते हैं जिनके सदस्यों में हम की भावना होती है, भावनात्मक लगाव होता है, और बाह्य समूह ऐसे समूह होती है जो औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें हम की भावना नहीं होती। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात तो क्या है, समूह जो है नष्ट हो जाता है, तो उसको बाह्य समूह के नाम से जाना जाता है। माने हम की भावना के आधार पर समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेस ने समूह को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक तो अंतर समूह और दूसरा बाह्य समूह। अंतर समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है, भावनात्मक लगाव पाया जाता है, और दूसरा जो बाह्य समूह जो रहते हैं उसमें सदस्यों में हम की भावना नहीं पाई जाती, औपचारिक संबंध रहते हैं। उसके पश्चात है ये भी काफ़ी IMP है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा कि अंतर समूह और बाह्य समूह के रूप में किसके द्वारा समूह का वर्गीकरण किया गया है, तो समनर के द्वारा अंतर समूह और बाह्य समूह का के रूप में समूह का वर्गीकरण किया गया है। उसके पश्चात चौथा जो वर्गीकरण है वो है आकांक्षा के आधार पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मुख्य परीक्षा में संदर्भ समूह की अवधारणा क्या होती है ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर दी जाती है। ये डिस्क्रिप्टिव स्थिति में भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि है ऑब्जेक्टिव स्थिति में। तो इसके ऊपर भी आने वाले समय में एक वीडियो बनाया जाएगा। आने वाले समय में जो 2 वीडियो बनाया जाएगा उसमें इसको ये वाला और ये वाला चीज़ों को समाहित किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मली में आप ऐसे समझ लीजिए कि संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जिसमें कि व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता, लेकिन उस समूह का सदस्य होने की इच्छा या आकांक्षा रखता है, उसको मॉर्टन ने संदर्भ समूह कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह के रूप में बंटवारा मॉर्टन द्वारा किया गया है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होता लेकिन सदस्य होने की आकांक्षा रखता है। इसके ऊपर विस्तृत जो अध्ययन है वो आने वाले समय में करेंगे। बस आप यहाँ बस यही इतना ही जानिए कि जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता लेकिन सदस्य होने की आकांक्षा रखता है उसको मॉर्टन ने संदर्भ समूह कहा है। उसके पश्चात पांचवा जो विभाजन है या वर्गीकरण है समूह का, वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर। छोटे समूह और बड़े समूह के रूप में वर्गीकरण समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है। छोटे समूह से तात्पर्य ऐसे समूह जिसमें सदस्य संख्या कम होती है, और ऐसे समूह जिसमें सदस्य संख्या बहुत अधिक होती है उसको बड़े समूह के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे समूह जैसे परिवार हो गया, नातेदारी हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, मित्र मंडली समूह हो गया। इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा नहीं होती, मुश्किल से 5, 7, 8, 10 के आसपास होती है, इसीलिए उसको छोटे समूह कहते हैं। इसका नाम ही है सदस्यों की संख्या के आधार पर। यदि सदस्य की संख्या कम है तो उसको छोटे समूह कहा जाएगा, जैसे परिवार, नातेदारी, मित्र मंडली समूह, किटी पार्टी समूह, ऐसे तमाम प्रकार का जो समूह है उसको छोटे समूह। और ऐसे समूह जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है उसको बड़े समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रांत समूह हो गया, राष्ट्र समूह हो गया, या फिर जो महाद्वीपीय समूह हो गया, ठीक है, या वैश्विक समूह हो गया। तो
उसको क्या है बड़े समूह के नाम से संबोधित किया जाता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। तो ये समूह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है आज के वीडियो में, जिसको आपको याद रखना है। आने वाले समय में जो प्राथमिक समूह है, इसके अतिरिक्त संदर्भ समूह है, उसके ऊपर हमारे द्वारा डिस्कशन किया जाएगा और उसमें से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो एक बार रिविजन कर देता हूँ, जिसमें आपको समझना है, सामान्य अर्थ के रूप में आपको समझना है कि समूह से तात्पर्य क्या होता है। उसके बाद समूह का विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा क्या क्या परिभाषा दी गई है, उसको आपको समझना है। उसके पश्चात समूह का जो विशेषताएं हैं, ये 5-7 ठो, उसको आपको याद रखना है। फिर समूह निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं मॉर्टन द्वारा बताई गई है, उसको आपको याद रखना है। फिर समूहों का वर्गीकरण में सर्वप्रथम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है सामाजिक संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण चार्ल्स फुले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ, उसमें उन्होंने प्राथमिक समूह का अवधारणा दिया, उसको आपको याद रखना है। फिर स्थायित्व के आधार पर स्थायी समूह, अस्थायी समूह, बोटोमोर ने इसी बीच में आभासी समूह का अवधारणा दिया। फिर हम की भावना के आधार पर समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह के रूप में वर्गीकरण किया। फिर आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह का वर्गीकरण मॉर्टन द्वारा दिया गया। फिर सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे समूह और बड़े समूह का वर्गीकरण किया गया। इसको आपको याद रखना है। आने वाले समय में मेरे द्वारा पीएससी के जो फिलॉसफी हैं, दर्शन शास्त्र, जो पेपर 6 में प्रथम भाग है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पेपर क्रमांक जो चौथा है सीजीपीएससी में, खासकर जो फिजिक्स पोर्शन है, केमिस्ट्री पोर्शन है, जो और बायोलॉजी पोर्शन है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल में जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो पढ़ाई है उसमें उसकी गतिशीलता में रुकावट आ गई है। तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा कि जो 5वीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उसके लिए क्लास 6 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लासेस चलती है, उसमें एडमिशन के लिए जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, उसके जो सिलेबस हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।